नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और इन चुनाव को देखते हुए अब तमाम राजनीतिक दलों ने और राजनेताओं ने अपनी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस लगातार इस बात को दोहरा रही है कि इस बार 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो रिपीट करेगी, यानी कांग्रेस वापस अपनी ही सरकार को रिपीट करेगी। दरअसल पिछले कुछ समय से राजस्थान में या कहें कि राजस्थान को लेकर कई अलग अलग मामले सामने आते रहते हैं और विपक्षी जो दल हैं या विपक्षी नेता हैं वो कई बार इस सवाल को भी उठाते हैं कि राजस्थान में इस शासनकाल में चाहे अपराध की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, वहां पर सरकार फेलियर हुई है। अब अगर अपराध और भ्रष्टाचार की बात करें तो राजस्थान में पिछले कुछ समय में वाकई वो घटनाएं हुई जो काफी चर्चित रही। चाहे अस्पताल में फायरिंग की घटना हो, चाहे थाने में फायरिंग की घटना हो, चाहे उदयपुर का विभत्स उस हत्याकांड की बात की जाए, कई मुद्दे ऐसे रहे। और भ्रष्टाचार, इसमें कोई शक नहीं कि इस साल या पिछले कुछ दिनों में एसीबी ने कई बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा, भ्रष्टाचार करते हुए सलाखों तक भी पहुंचाया, लेकिन फिर कुछ कानूनी वजह से ठीक है वो लोग बाहर आए या जो भी चीजें रही। अब कहानी केवल ये कि राजस्थान में इस समय भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो कहां पर हैं हम, किस पायदान पर हैं, और उन बातों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर, उन चर्चाओं को लेकर, उन विषयों को लेकर आखिर पब्लिक जब जवाब मांगेगी तो सरकार जवाब क्या देगी। आज की चर्चा का विषय यही है और इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो राजनीति से जुड़े होते हैं उनसे हम पहला सवाल यही करते हैं कि राजस्थान में सियासत की तबीयत कैसी है, लेकिन यहाँ सवाल आपसे ये कि भ्रष्टाचार और अपराध की तबीयत कैसी है राजस्थान में। भाई प्रदीप जी, मैंने बहुत एक लंबा समय पुलिस में व्यतीत किया है जी। साथ ही मैं टीवी चैनल और अखबारों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। जो हालात अपराधों के इस समय चल रहे हैं वो गत 25-30 सालों में नहीं रहे। और सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ गैंगवार बढ़ गई हैं, जो गैंगवार पहले थी नहीं। ये काम यूपी, हरियाणा, दिल्ली उस तरफ गैंगवार हुआ करती थी, राजस्थान में। दूसरा है कि सेठ साहूकारों से पैसा वसूल करना। जब गैंगें तैयार हो जाती हैं तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, हीरे जवाहरात के व्यापारी हैं। तो राजस्थान एक सुरक्षित जगह थी जहां व्यापार करने वाले लोगों को बड़ा खुला वातावरण मिलता था, अपराधियों से भय नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले साल भर में, आप 4-5 साल की छोड़ें, लेकिन पिछले 1 साल में इतनी ज़्यादा वारदातें हो गई हैं। एनकाउंटर, आपस के अंदर झगड़ रहे हैं, आपस में गोलियां चला रहे हैं, कोई बदमाश किसको मार रहा है, कोई बदमाश किसको मार रहा है। अस्पतालों में गोलियां चल रही हैं और रैंसम मनी मांगी जा रही है, नहीं देने के ऊपर उसको मारने की धमकी दी जा रही है। जवाहर नगर है, चित्रकूट है, कई जगह के कई इलाकों में, जोधपुर वगैरह में भी कई बहुत जगह है जी। अब इन सब चीज़ों का असर तो जरूर पड़ता है, पॉलिटिकल असर बहुत पड़ता है। ये हमारे राजनीतिकों को सोचना चाहिए। जो आज वर्तमान स्थिति है राजनीति की, तो सरकार जिसकी है, जिस राजनीतिक दल की, इसके लिए दोबारा ये सरकार आए उसका वातावरण अभी इनके पास नहीं है। क्यों? उसका वातावरण बनाने के लिए इनको सबसे पहले नागरिकों को सुरक्षा और व्यवस्था 2 चीज़ देनी पड़ती है। और दोनों चीज़ों में आज की जो सरकार चल रही है ये काफ़ी बिल्कुल नहीं है। कारण कि जो अपराधी हैं वो अपराधी बनते कैसे हैं,
बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराधी अपराध नहीं करता है। उसमें पुलिस को दोष मत दीजिए, क्योंकि पुलिस तो वो काम करती है जो राजनीतिक दल की इच्छा होती है, क्योंकि उसके अंडर में है। ये कहना कि साहब प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक अधिकारी स्वतंत्र हैं, कानून अपना काम करे और कानून के अनुसार वो काम करें, लेकिन मैं ये कहना नहीं मानता। पिछले करीब 10-15 सालों से ये स्थिति नहीं है कि अधिकारी इंडिपेंडेंट काम करता हो। यानी आप यहाँ कह रहे हैं कि पुलिस पर भी प्रेशर होने लगा है सरकार? बिल्कुल। राजनीतिक जो दल होता है उसका जो प्रशासनिक ढांचा होता है प्रशासन चलाने का, उसके अनुरूप प्रशासन चलाया जाता है। उसमें पुलिस भी आ गई है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी आ गई हैं, उसमें नगर निगम, PWD, सड़क, तमाम महकमे आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही इन सब चीज़ों में लोचा आने लग जाता है तो इनका असर वोट के ऊपर गिरता है, और सबसे गहरा जो असर गिरता है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे ज़्यादा गिरता है। अगर हमारे राज्य की कानून व्यवस्था कंट्रोल में हो, अपराधी अपराध करने से हिचकिचाता हो और FIR स्वतंत्र रूप से दर्ज हो रही हो, ऐसी स्थिति के अंदर वोट बड़ी तेज़ी से गिरते हैं। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए कि वहाँ बदमाशों को किस तरह से पकड़ के लाया जाता है, वो सार्वजनिक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है राजस्थान में कि अभी मान लीजिए राजू ठेठ का मसला था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से 2 बदमाश थे जिनके पैरों में गोलियां लगी हैं, और जो दूसरे बदमाश हैं तो कमर पे हाथ रखे हुए खड़े हुए आ रहे हैं। तो अपराधियों को यहाँ पर भय नहीं है। और इवन जैसे यूपी के अपराधी हैं, दिल्ली के अपराधी हैं, पंजाब के अपराधी हैं, तो दौड़ के राजस्थान आ जाते हैं। और वो राजस्थान दौड़ के इसलिए आते हैं कि यहाँ उनको संरक्षण मिल जाता है। यहाँ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उनको रख लेते हैं, जैसे अजमेर में रख लिया, एक सांगानेर में रख लिया, पंजाब से आया तो, और उसने उनको भी एनकाउंटर पंजाब वाली पुलिस ने किया, राजस्थान पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ क्या था कि पहले, आज से 10 साल पहले यहाँ पर एग्रेसिव पुलिसिंग थी राजस्थान की, और इस एग्रेसिव पुलिसिंग को बम्बई, दिल्ली, CBI, मतलब ये लोग भी यहाँ की पुलिस का लोहा मानते थे। क्योंकि मैं जब SOG में था तो बम ब्लास्ट के मामले में जब मैं गया, कलकत्ता गया, दिल्ली गया और जगह गया, तो CBI के लोग मेरे साथ काम करते थे। तो अब मैं आपको प्रदीप जी ये बताऊंगा राजस्थान पुलिस की तरफ से कि वो हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, हमसे राय लेते थे, और हमारी राय सर्वोपरि हुआ करती थी, क्योंकि हमारी राय में एक्सपीरियंस था, हमारी राय में मजबूती थी, हमारी राय के अंदर हमारे अधिकारियों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, और हमारी राय में हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनकी इच्छा शक्ति थी कि नहीं, ये चीज़ ट्रेस आउट होनी चाहिए। उसके लिए हम स्वतंत्र थे कि हम अगर दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो यहाँ के पुलिस के अधिकारी वहाँ उनको कहा करते थे कि हमारे अधिकारी आ रहे हैं, इनको आप मदद दीजिए, और वो पूरी मदद देते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ 5-7 सालों में जो हमारे IPS और RPS अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चलो RPS तो पकड़े गए, कोई बात नहीं, लेकिन IPS अधिकारी, 5-5 IPS अधिकारी रिश्वत लेते हुए, मैं तो IAS की तो क्या कहूँ, मैं तो जिस विभाग से आया उसी कह रहा हूँ कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई IPS अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा। हमारे जो SP हुआ करते थे तो मुझे ऐसा लगता है वो SP थे क्या, जो थाने में पानी तक नहीं पिया करते थे, चाय तक नहीं पिया करते थे, आप उनसे मिलने नहीं जा सकते थे, और अगर आपको SP ने बुला लिया तो आप समझिए शामत आ गई आपकी, और आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना पड़ता था। आपके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के कोई शिकायत आ गई तो समझो आपकी क्लास बड़ी पक्की ली जाएगी। वो स्थिति मैंने देखी है। और आज ये देखिए कि IPS अधिकारी खुद ही भ्रष्टाचार कर रहा है अपने जिले में, और उसके जिले के अंदर जो CI है, थानेदार है, वो 10-10 लाख रुपए लेते हुए रिश्वतखोरी पकड़े जा रहे हैं। अब बताओ क्या स्थिति आ गई है, और इसका असर सीधा राजनीति में पड़ता है। क्या वजह क्या मानते हैं आप इसकी, जो अब ये तमाम जो माहौल बदला है? वजह ये है कि पहले पोस्टिंग्स जो होती थी वो आदमी के काम करने के तरीके पे होती थी, उसकी काबिलियत पे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी कभी भी पोस्टिंग ठंड में नहीं हुई,
मैं हमेशा एसएचओ लगा रहा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर लगा रहा, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। तो ये नहीं लगाते थे, सरकार नहीं लगाती थी, अधिकारी लगाते थे। अगर मैंने एप्लीकेशन भी दे दी कि साहब मुझे 5.5 साल हो गए, ट्रैफिक इंस्पेक्टर कोटा, सरकार ही बदल जाती 5 साल में, अब तो मुझे बदल दो, तो आईजी ने कहा कि जोशी तुम्हारे तरह का आदमी नहीं मिल रहा है, इसलिए सॉरी भाई, हम आपको नहीं बदलेंगे। अब मुझे बताओ इसमें राजनीति कहाँ से आई? जब मेरी पोस्टिंग कोटा से यहाँ हो गई तब मजबूरन मेरे को वहाँ से आना पड़ा, नहीं तो वो तो नहीं बदल रहे थे मेरे को। और उसके अंदर और इवन ये और कि मुझे वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने बुलाया कि आपका जयपुर किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया क्या? मैंने कहा नहीं। तो आप इच्छा से गए हो? मैंने कहा हाँ, वो मुझे कॉल किया था, मैं जयपुर रहने था। ये ऑल राइट। मतलब आप ये देखिए कि जो पहले नेता थे वो कभी, माफ़ करना प्रदीप जी, मैंने इतनी नौकरी की है, कोटा में की, जयपुर में की है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने किसी को छोड़ने बंद करने कभी कोई टेलीफोन नहीं किया। इतना जरूर वो करते हैं क्योंकि वो वोटों से जीतते हैं जी। तो वो कहते हैं भाई ये एक आया है, पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर इसने ऑफेंस कर दिया तो इसको ऑफेंस के बारे में आगाह करके आप जो भी कुछ करें, लेकिन टॉर्चर मत करिएगा। तो वो नियमानुसार है, हमारे कानून में भी ये प्रावधान है कि हम किसी व्यक्ति को इलीगली टॉर्चर न करें और कानून से काम करें। लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है? आज ये स्थिति हो रही है कि पार्षद, एमएलए, एमपी अपने अपने एसपी ले जाते हैं, अपने अपने इंस्पेक्टर ले जाते हैं, अपने अपने एएसआई, सिपाही। अब आप देखिए धौलपुर में घटना घटी थी रेत माफिया से संबंधित जी, तो एक डीवाईएसपी को एक एएसआई ने रिवॉल्वर दिखा दी। अब आप बताइए उसने रिवॉल्वर क्यों दिखाई एक डीवाईएसपी को? इसलिए दिखा दी कि उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो पुलिस नहीं है, वो कहीं और, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहीं और जगह है और उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक अधिकारी किसी भी राजनीतिक, देखिए राजनीतिक दल अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन प्रशासन चलाने का तरीका एक ही है और उसमें यह है कि जो भी राजनीतिक दल स्वतंत्रता पूर्वक पब्लिक की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण में चेंज करता है और अच्छा प्रशासन देता है, उसको जनता पसंद करती है, उसको वोट मिलते हैं। आज की स्थिति क्या है? आज सब बच्चों भाई के तांगे में बैठ रहे हैं। हमारे राज्य की स्थिति देखिए, जो राजनीतिक दल है जो सत्ता में है वो सत्ता में बने रहना चाहता है, उसके नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। दूसरे कह रहे हैं कि हमको भी आने दो, हमें भी जगह दो, हम भी सत्ता का थोड़ा लाभ प्राप्त कर लें, हम उसका मोह जो हमारे दिल में चिपक रहा है उसका उपयोग हम कर लें, ऐसा वो दूसरे दल भी चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ, पहले जब भारत आज़ाद हुआ या भारत आज़ादी से पहले जो भी राजनीतिक दल थे वह देश को अच्छा बनाने के लिए, देश में सेवा करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए थे। लेकिन आज की राजनीति क्या है कि सबसे पहले बढ़िया तो गाड़ी हो, सफ़ेद कुर्ता पजामा हो, और गाड़ी भी कौन सी, टाटा सफारी हो, सबसे पहले चाहे वो एमएलए हो, पार्षद हो, उसको ये चाहिए। और मैं कहते हुए आपको, मैं संकोच मेरे को नहीं होता है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है राजनीतिक दलों के पास, ये जो है ये टाटा सफारी और इस प्रकार की चीज़ें कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो जितना भी बजट मिलता है, सड़कों का मिलता है, पुलिया का मिलता है, आप देखते हैं प्रदीप जी, पुलियाएँ टूट गई। अभी झारखंड में एक पुलिया टूटी है, अभी बनी नहीं थी, शायद बिहार की बात है, बनी नहीं, उसके पहले टूट गई पुलिया। क्या है कि इसमें आज पहले तो 1-1, 2-2% पैसे लिया करते थे कमीशन के, अब तो साहब 30-30, 35-35% कमीशन लेते हैं, और एक ही नहीं, उसमें कई चैनल रहते हैं जिससे ये नुकसान होता है। तो फिर टूटनी है, फिर तो होना ही है। और आज इसी वजह से देखिए, प्रजातंत्र इसलिए बनाया गया था कि जनता शासन करे। राजा रजवाड़े इसलिए हटाए गए थे, अंग्रेज इसलिए हटाए गए थे कि वो डिक्टेटरशिप किया करते थे। लेकिन अब क्या स्थिति आ गई है, आजकल प्रजातंत्र में डिक्टेटरशिप ज़्यादा हो गई है। ये लोग
अपनी सुविधाओं का, अपनी फैसिलिटीज़ का और अपने राज्य शासन का। आप देखिए अभी दिल्ली में क्या तमाशा हो गया है। ये सत्ता की लड़ाई देखिए। वहाँ पर जो पार्षदों के चुनाव हुए हैं, बिल्कुल, उसके बाद जो महापौर लगने वाले हैं, आप देखिए तोड़ फोड़ मच रही है। उन्होंने प्रॉपर्टियां तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। तो मुझे बताइए उसमें लाभ क्या है? लाभ ये है कि जो इनकम टैक्स का पैसा है जो सरकार के पास पहुंचता है, उसकी बंदर बांट है और कुछ नहीं है। ये उसको बांट के खाना चाहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। आप देखिए यहाँ जो हमारे नगर निगम है, ग्रेटर है, और जो अंदर का शहर का नगर निगम है, आप बताओ सफाइयाँ नहीं है, सड़क रिपेयर नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इनकी कमेटियाँ नहीं बनी, राजनीतिक जो लोग हैं एमएलए और मंत्री इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। कोई जेल में जा रहा है तो कोई जेल से बाहर आ रहा है, कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अब एक मैंने सुना है आज कि जेडीए की एक शाखा भी अंदर बना रहे खोलेंगे। जेडीए की एक बाहर जेडीए होगा, एक अंदर जेडीए होगा। अरे भाई, नगर निगम काफ़ी नहीं है क्या? अब आप उस जेडीए के अंदर वो 5-50 करोड़ रुपए का और खर्चा उस वो नुमाइंदे पैदा करके अंदर खड़े कर दोगे आप, उससे क्या हो जाएगा? अभी भी अतिक्रमण हो रहे हैं, अंदर जो पुरानी बिल्डिंग है तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बन रही है, तो नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो उन्हीं के ही आशीर्वाद से तमाम काम हो रहे हैं। इसलिए प्रदीप जी मैं कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और अपराध अगर ये अच्छी प्रकार से जिसकी सरकार, जिसका कंट्रोल इस पर होगा, आने वाले समय में वही सरकारें चलेगी, बाकी बिल्कुल नहीं चलेंगी। और अब हम देखो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे जितने एमएलएज हैं इनको चिंता हो गई। अब चूंकि चुनाव का समय नज़दीक आ गया, इन्होंने काम किए कुछ नहीं। अब चिंता ये हो रही है कि हम अगर इलाके में जाएंगे तो हमें वोट मिलेंगे कैसे। और इस हापाधापी में आप देखना भी, मेरी आप नोट कर लें ये बात, कि आने वाले समय में भगदड़ मचेगी। और भगदड़ में जो व्यक्ति समय से निकल के समय की राजनीति में चला जाएगा वो तो जीत जाएगा, और जो रह जाएगा पीछे वो रह जाएगा और उसका पता भी नहीं पड़ेगा वो कहाँ चला गया है। बिल्कुल। जो साहब, एक सब्जेक्ट और इस समय राजस्थान में वाकई काफ़ी चर्चाओं में रहा, जो पेपर लीक मसला। और पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में जो तस्वीरें सामने आई, जो यूथ के लिए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुठाराघात हो गया, तमाम चीज़ें। गवर्नमेंट का जवाब ये होता है कि भाई ना तो हम परीक्षा कैंसिल कर सकते, और अगर यहाँ लीक हो रहे हैं तो पड़ोसी दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। ये जो कहानी है खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए, क्या ये भी एक मुद्दा हो सकता है बड़ा? प्रदीप जी, ये बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इससे वो मान लीजिए 1 लाख स्टूडेंट ही नहीं, उनके साथ जुड़ने वाला परिवार, बिल्कुल, उसमें माँ है, भाई है, बहन है। बिल्कुल। आप देखिए, मुझे ये जानकारी है कि इन परीक्षाओं के लिए आदमी क्या क्या तैयारी करता है। किताबों के लिए पैसे नहीं होते, गरीब परिवार के लोग हैं, कई लोन लेते हैं, कई बनिए सेठ साहूकार के पास अपनी जमीन गिरवे रखते हैं, मकान गिरवे, महंगी कोचिंग करते हैं, और महंगी कोचिंग करते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट लूट मचा रहे हैं। बिल्कुल। कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कंट्रोल नहीं है सरकार का। वो कितनी फीस लेते हैं, कितनी कुछ करते हैं। आज मैंने एक अखबार में पढ़ा है, शायद बेंगलोर का चाणक्य से हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि इस प्राइवेट स्कूलों की फीस के संबंध में सरकार कानून नहीं बना सकती। मैंने एक आज कोई है राजस्थान पत्रिका भास्कर में पढ़ा है, तो मुझे एकदम वो जो पढ़ते ही एकदम दिमाग में ये आ गया कि भाई क्यों नहीं कर सकती, क्यों वो मन चाहे जितनी फीस लेंगे, मन चाहे जैसे करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये कह के कि और राज्यों में भी हो रहे हैं, पल्ला झाड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी कमजोरी प्रदर्शित करता है। मैं ये बताऊं, मैं अगर मान लीजिए पुलिस का एसएचओ लगा हुआ हूँ और मेरे यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं और कोई ऐसी बात हो रही है, तो मैं ये कहूँगा भाई पड़ोस में भी तो हो रहे हैं, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो मैं क्या कर सकता हूँ और जगह भी हो रहे हैं, ये नाकाबिलियत को प्रदर्शित करता है। और आपको ये मैं बताऊं कि पुराने ज़माने में हर विभाग का जो हेड होता था वो परीक्षाएं कंडक्ट कराता था, और मैं तो जानता हूं एक एसपी अपने ज़िले में सिपाही नियुक्त करता था, एक आईजी सब इंस्पेक्टर नियुक्त करता था, और आरपीएससी में तो बड़ा मुश्किल से जो डायरेक्ट आरपीएस और आरएएस होते थे उनका तो मुश्किल से 150 हुआ करते थे, उनकी परीक्षा होती थी।
अब जब ये माना गया साहब एसपी है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी भी विभाग के, वो बेईमानी करने लग गए, तो साहब अधीनस्थ सेवाएं भी एक विभाग खोल दिया, आरपीएससी एक विभाग खोल दिया, और ये माना गया कि ये संयुक्त रूप से परीक्षाएं कराएंगे तो उनमें बेईमानी नहीं होगी। अब क्या हुआ है, अब ये जो हैं ये भ्रष्टाचार के गढ़ बन गए। जैसे अधीनस्थ सेवा बोर्ड है, इसका जो चीफ है वो एक आरपीएस अधिकारी है, आरपीएससी का जो चीफ है वो एक आरपीएस अधिकारी है। लगने कौन चाहिए? राजस्थान का कोई रिटायर्ड न्यायाधीश लगना चाहिए, राजस्थान का रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लगना चाहिए। मतलब ऐसा जो जिसने अपनी ईमानदारी से शासन किया हो और शासन करना आता हो, और वो रहे, और वो फिर क्या करे, सबसे पहले कि अपने यहाँ सफाई करे। जो अपना बोर्ड का जो गठन है, उस बोर्ड में जो बेईमान है उनका रिकॉर्ड देखे, उनको क्लियर करे सबको। और प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि ये परीक्षाएं ईमानदारी से नहीं कराई जा सकती, कराई जा सकती हैं, लेकिन आपको तलवार लटकानी पड़ेगी। आपको तलवार लटकानी पड़ेगी कि एक कहानी है, उस तलवार के नीचे खुद को रखना पड़ेगा। एक आदमी ने बकवास करी कि राजा क्या है, मैं भी चला सकता हूँ शासन, तेरे क्या है, मैंने तेरे जैसे राजा बहुत देखे। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे को एक दिन का राजा बनाता हूँ। उसने कहा अरे मजा आ गया, आज मैं सारा ही काम कर लूंगा। और उस राजा ने उसको जो 30 मार खा था उसको कुर्सी पर अपने राज गद्दी पे बैठा दिया। अब वो सबको इधर हाजिर हो, इधर हाजिर हो, और सिर घुमाते घुमाते ऊपर देखा तो एक तलवार लटक रही थी और वो बाल से बंधी हुई थी। जैसे उसने देखा कि तलवार है नुकीली, वो मेरे सिर पे बाल से बंधी हुई लटक रही है, तो उसके होश फाख्ता हो गए कि ये शासन ऐसे नहीं चलता है, इस शासन के ऊपर तलवार लटकी रहती है। तो अगर हमारे यहाँ राज्य सेवा आयोग की दोनों जो हेड हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर अगर सरकार तलवार लटका देगी तो वह सही काम करेंगे। और आप देखिए बड़ी स्थिति खराब है, परीक्षा कोई कहाँ से लीक हो रही है। और ये नहीं है कि परीक्षा लीक करने वाले अलग अलग व्यक्ति हों, कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार उनके परीक्षा लीक में और अपराधी बनने में उनमें नाम आ गया है, फिर भी उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी संपत्ति पे कोई कंट्रोल नहीं है। और एक्ट बनाने से, कानून बनाने से, क्या मूल रूप से इसकी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? बिल्कुल। क्या होता है कि कानून बनाने से आप कानून बना सकते हैं, लेकिन लागू कौन करेगा? लागू करने वाली संस्थाएं हैं। और चूंकि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों से बनाई गई सरकार है, तो उनकी इच्छा शक्ति उस पर निर्भर करती है। अगर आज सरकार की इच्छा शक्ति ये हो जाए कि नहीं, मेरे यहाँ एक भी पेपर लीक नहीं होगा, तो प्रदीप जी मैं बता देना चाहूँगा नहीं होगा। क्योंकि सरकार उन 50, 100, 200, 300, 500 आदमियों को सेलेक्ट कर सकती है, उनको निकाल सकती है, निकाल के उनको ऐसी ऐसी जगह लगाई जा सकती है जहां वो परीक्षाएं स्वतंत्र पूर्वक कर सकें। और ऐसा संभव है। ऐसा नहीं है कि पूरे कुएं में भांग गिरी हुई है, सारे बेईमान है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए बना लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल लिए, तो हमारे सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर भी नकेल करे। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनके काम कैसे चल रहा है। बताइए, सीकर में ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो सरेआम निकालते हैं कि अगर आप परीक्षा में पास नहीं होगे तो अपने पैसे वापस ले जाओ। तो भाई ऐसी गारंटी जब राजस्थान सरकार में दे रहे हैं, तो क्या सरकार की आंखें मूंदी हुई हैं जो वो इस चीज़ को नहीं देखती कि ये गारंटी कहाँ से दे रहा है? तो कहीं न कहीं कोई मसला ऐसा है जिसकी वजह से हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। और अभी जो लास्ट में जो अभी पेपर लीक हुआ है महीने 15 दिन पहले, उसके तो कारण तक अभी तक इनको पता नहीं चला कि पेपर निकला कहाँ से है। और यही पुलिस है, यही एसओजी है। अरे भाई, जब ये आज तक ये नहीं पता कर पाए कि वो पेपर कहाँ से लीक हुआ है, या फिर इनको पता चल गया कि पेपर अमुक जगह से लीक हुआ और उसमें फलाना व्यक्ति शामिल है, जिसके ऊपर ये हाथ नहीं डाल सकते। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर ईमानदार होगी तो मैं बता रहा हूं आपको, ये पेपर लीक, ये अपराध, ये गैंगस्टर एनकाउंटर, मतलब पुलिस एनकाउंटर करती थी, आजकल अपराधी अपराधी का एनकाउंटर कर रहा है। क्या स्थिति पैदा हो गई है? मतलब मैं सोचता हूं अस्पताल में ले जा रही है पुलिस, इतनी साथ है। बरोड में अभी हुआ, फायर किए 3, वो 2 महिलाओं के चोट लग गई।
राजू ठेठ के फायर किए, एक नागरिक मारा गया। इस प्रकार की जो हमारे राज्य में ऐसे पहले नहीं होता था कभी कि आम नागरिक को चोट पहुंचती थी, आम नागरिक को नुकसान पहुंचता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, परीक्षाएं सही मायने में नहीं हो रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है, गैंगस्टर पनप रहे हैं और मर्डर हो रहे हैं दुनिया भर के। रेप के बारे में आप देखिए, जब बच्चों भाई के तांगे मर जाते हैं लेकिन लोग। सबसे बड़ी चीज ये तमाम जो अपराध है, तमाम जो ये अपराध है जिनका जिक्र यहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यहाँ पर बात जो निकल कर आई कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, जब तक पार्टियां नहीं चाहेगी, नेता नहीं चाहेंगे, मुख्यमंत्री या जिनकी भी सरकार है वो नहीं चाहेंगे, जब तक तो शायद कुछ भी संभव नहीं है। और हालात ये यूं ही रहेंगे। सरकारें बदलती हैं, पेपर लीक कराने वाले करोड़पति बनते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जिनका भविष्य दांव पर लगता है, परिवार के परिवार बर्बाद होते हैं। दो गैंग्स में अगर फायरिंग हो रही है, गैंगवार हो रही है, और वहाँ पर अगर आम इंसान मारा जाता है, एक राहगीर मारा जाता है, तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तमाम चीज़ें हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त वापस आ चुका है। वायदे, लुभावने वायदे, तमाम तरह के रंग, तमाम तरह की तस्वीरें पब्लिक के बीच सभी राजनीतिक दल और नेता लेकर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पब्लिक किसे चुनती है, क्यों चुनती है, वजह क्या है, और क्या फिर वापस वोटिंग और उसके बाद वही कहानी फिर नई सरकार या जो भी सरकार हो वो दोहराए अगर, तो शायद बड़ा मुश्किल होगा आने वाले वक्त में सभी के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब से बातचीत के लिए आपका। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।